हीट कैपेसिटी किसको कहते हैं? दो जगह पढ़ना है, फिर भी सब चुप रहेगा। फिजिक्सों में, केमिस्ट्रियों में। हीट कैपेसिटी सी से लिखते हैं। एक लाइन में आप लोग के उम्र के हिसाब से बोलना चाहिए, क्यू बाई टी को कहते हैं बस। क्यू जहां है अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, और टी है टेम्परेचर पर यूनिट टेम्परेचर। 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने में किसी भी बॉडी का जो हीट एनर्जी लगता है उसको हीट कैपेसिटी कहते हैं, है ना। मास पे डिपेंड नहीं करता है। बॉडी कोई भी हो, बॉडी कोई भी हो, एक यूनिट टेम्परेचर चेंज करना है, जो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी लेगा उसको हीट कैपेसिटी कहते हैं। समझ में बात आ रही है? चाहे वो एक गिलास पानी गर्म कर रहे हो, बॉडी एक गिलास पानी हो गया तो उसका टेम्परेचर 1 यूनिट बढ़ेगा तो जो हीट चाहिए, चाहे बॉडी कोई भी हो। मास इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टीज यानी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। ठीक है। हीट, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी। लिखने का उम्र तो है नहीं, आप लोगों को लिख देते हैं, फिर भी पहली बार हो सकता। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी required to raise the temperature of body through 1 unit called as heat capacity of the body. Mass independent properties, that is intensive properties. यूनिट हीट एनर्जी का जूल पर केल्विन, जूल पर केल्विन। लिखिए इसे जल्दी से, काम खत्म कीजिए। अरे वाह, ये सबसे अच्छा काम। है ना। तो हीट कैपेसिटी से पैरेलल 3 शब्द होता है। हीट कैपेसिटी के बाद स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और फिर मोलर हीट कैपेसिटी, फिर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर वाले को सीपी कहते हैं और कांस्टेंट वॉल्यूम वाले को सीवी कहते हैं। यही बन जाएगा सीपी या सीवी। यही अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी यदि हम कांस्टेंट प्रेशर पे लेंगे तो बन जाएगा सीपी। थोड़ा सा आपको दिखाई देते हैं, क्यू बाई डेल्टा टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, है ना। देन आफ्टर दिस वन इज कॉल्ड एज सीपी। यही हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर
यदि अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी हम सिस्टम को देंगे कांस्टेंट प्रेशर पे ताकि 1 यूनिट टेम्परेचर बढ़े, तो उसको कहेंगे सीपी। इतना ही तो रहता है सीपी और सीपी। क्या इंटर्न सीबी, ये हीट एनर्जी, यही ना कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तो हीट एनर्जी एट कांस्टेंट वॉल्यूम कॉल्ड एज heat content of the system at constant volume called as internal energy change, that is delta U by delta T. Heat energy at constant pressure called enthalpy change, delta H। ये कनेक्टिंग शब्द है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री में चल जाते हैं, इंटरनल एनर्जी इंथैल्पी चेंज के रूप में देखते हैं। हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, सीपी को क्या कहेंगे? हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, सीबी को कहेंगे हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे, वहां से लेकर के यहां पे आगे, चेंज इन इंटरनल एनर्जी पर यूनिट टेम्परेचर। क्या अभी इसमें मोलर लगाना बाकी है, तो मोलर हीट कैपेसिटी हो जाएगा, यानी यहाँ एन लिख देंगे, 1 मोल का, तो इसी को कह देंगे मोलर हीट कैपेसिटी। आगे आ रहा है, मतलब यही सब टर्म जानना है, यहाँ पे टर्म ज्यादा हो जाता है। हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी, फिर मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, बढ़े ना। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो इंटेंसिव एक्सटेंसिव में गड़बड़ कुछ हुआ है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है, पर केजी लग जाएगा इसमें, वो एक्सटेंसिव है, कर लो तो चेंज। हीट कैपेसिटी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, ये इंटेंसिव, अलग अलग बॉडी में अलग अलग टेम्परेचर लगेगा, 1 डिग्री टेम्परेचर राइज करने में, और ये पर केजी हो जाता है ना, इसलिए ये इंटेंसिव हो जाता है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसको एस से लिखते हैं बाबू, और एस बराबर अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी क्यू बाय मास इनटू डेल्टा टी। पर यूनिट मास हो गया, दैट इज व्हाई प्रॉपर्टी इज इंटेंसिव। देखो Q इज इक्वल टू एक फॉर्मूला आ रहा है, एम एस, पढ़े ना, मस्त है ना, एकदम मस्त। Q बराबर मस्त, हीट एनर्जी बराबर मस्त, S बराबर Q बाई एम इंटू डेल्टा टी। क्या
डिफाइन कैसे करेंगे कि अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर फॉर 1 kg substance to change its temperature through 1 unit. If mass is equal to 1 kg, delta T is equal to 1 Kelvin, S बराबर Q, आणि स्पेसिफिक हीट कॅपॅसिटी is the amount of heat energy required to change the temperature of unit mass of substance through 1 unit. जैसे एग्जाम्पल, a specific heat of water is equal to 4200 जूल पर केजी पर डिग्री सेंटीग्रेड या केल्विन. It mean to raise the temperature of 1 kg water 4200 जूल amount of energy is required. It means to raise the temperature of 1 kg of water. 1 किलो पानी का टेम्परेचर 1 यूनिट टेम्परेचर से बढ़ेगा. It means to raise the temperature of 1 kg of water 4200 joule amount of energy is required to raise the 1 unit temperature. To raise the 1 unit temperature of water 4200 joule amount of energy is required. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज, जिसमें पर लग गया वो सब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज इंटेंसिव यूनिट एस लिखते हैं, जूल पर केजी पर केल्विन या डिग्री सेंटीग्रेड.
लिख दिए? कोई दिक्कत? कितना टेम्परेचर बढ़ाना है एक सबस्टांस का, क्यू से निकल जाए, कितना एनर्जी चाहिए। स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट क्वांटिटी होता है, जैसे ये वाटर का स्पेसिफिक हीट दिया हुआ है 4200 जूल, वैसे ही दिया रहता है हर सबस्टांस का। नाउ द मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी को हीट कैपेसिटी सी से लिखे थे ना, सिर्फ एम बना देना है, ठीक है। तो मोलर हीट कैपेसिटी बराबर क्यू तो लिख ही रहे, नीचे नंबर ऑफ मोल लिख देना है और डेल्टा टी, है ना, इसको कहेंगे मोलर हीट कैपेसिटी। नंबर ऑफ मोल यदि एक है और डेल्टा टी यदि एक यूनिट है, तो सी एम इज इक्वल टू आपको क्यू दिखाई दे रहा होगा, and the amount of heat energy required to raise 1 mole substance of temperature through 1 unit called as molar heat capacity. एनर्जी सिर्फ क्या है, हीट एनर्जी, that required to change the temperature of one mole of substance through 1 Kelvin. मोलर हीट कैपेसिटी कैसा क्वांटिटी होगा, एक्सटेंसिव या इंटेंसिव यूनिट, जूल पर मोल पर केल्विन, पर लग गया ना इसमें भी। तो मोलर हीट कैपेसिटी इज इंटेंसिव, कंफर्म रहते हैं ना कि बस वैसे कह दिए हैं सर तो मानेंगे, है ना। जैसे कि यहां पर 1 मोल रखेंगे तो जो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी आएगा, फिर 2 मोल रखेंगे तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी दोगुना हो जाएगा, तो कट के बराबर आ जाएगा। नहीं, 1 मोल 1 केल्विन से 20 जूल चाहिए, तो 2 मोल को भी दूनी 40 जूल चाहिए, 40/2 फिर से कट के तो 20 ही आया, मास पे डिपेंड कहाँ किया, जैसे ही पर लग जाएगा बात करते हो। ऐसे भी Q एक्सटेंसिव था, नंबर ऑफ मोल एक्सटेंसिव है, दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को डिवाइड करेंगे तो इंटेंसिव ही आएगा, दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज को डिवाइड करेंगे तो इंटेंसिव आएगा। डेढ़ दो पेज छोड़ दीजिएगा, देखिए यहाँ से पढ़ाएं, यहाँ से हीट कैपेसिटी पढ़ाएं, और फिर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पढ़ाएं, फिर मोलर हीट कैपेसिटी पढ़ाएं।
लिख दिए? लिख दिए? अभी क्वेश्चन बना दीजिए कि 5.6 ग्राम ऑफ आयरन रिक्वायर्ड 650 जूल of heat energy to increase the temperature from 298 Kelvin to 300 Kelvin. Calculate पहला heat capacity, दूसरा specific heat capacity, तीसरा molar heat capacity. लिख दिए? क्या करेंगे? पहला हीट कैपेसिटी निकालना था, C बराबर Q बाई Q कितना लगा, डेल्टा T 325 जूल पर केल्विन। दूसरा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी S इज इक्वल टू Q बाई M इंटू डेल्टा T। Q कितना, मास कितना, इंटू 10 टू द पावर -3 kg कर देते क्या,
डेल्टा टी 2, 2 से तो कट जाएगा 325। 5803 0.57 जूल पर केजी पर किलो। तीसरा नंबर ऑफ मोल निकालना होगा, नहीं तब ना नंबर ऑफ मोल रखेंगे। नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट। वेट है 5.6, मॉलिक्यूलर वेट है 56, 10 ये कट गया 0.1 मोल। ठीक है, तो मोलर हीट कैपेसिटी Cm Q बाई N इंटू डेल्टा टी। Q लिख दिया। अब मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर और मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। देखिए, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, पहले वॉल्यूम देख लेते। कांस्टेंट वॉल्यूम, इसमें दो शब्द रहता है एक्चुअली में, Cm और V, मोलर और वॉल्यूम। मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो जैसे ही मोलर की बात होती है तो नंबर ऑफ मोल कितना बन जाता है, 1, है ना। जैसे अभी पढ़े ना हम लोग, मोलर हीट कैपेसिटी बराबर Q बाई N इंटू डेल्टा टी। ठीक है, अब यदि हम लोग लिखेंगे मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर P, वॉल्यूम है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो यहां पर कांस्टेंट वॉल्यूम पर क्या करना होगा हमको,
बोलेंगे सर हीट सप्लाई कर सकते हैं आप कांस्टेंट वॉल्यूम, बाकी कुछ तो नहीं कर सकते। तो नंबर ऑफ मोल इनटू डेल्टा टी, हीट कंटेंट एट कांस्टेंट वॉल्यूम को पढ़े हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, पढ़े हैं, आपको याद है। तो सी मोलर और वॉल्यूम जो है क्यू भी के जगह पे क्या लिख दें, डेल्टा यू बाई एन इंटू डेल्टा टी। और यदि एक मोल के लिए हो तो भी तो मोलर कहते हैं। तो मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम बराबर डेल्टा यू बाई डेल्टा टी। हालांकि कुछ ग्राम उराम की बात करता है और क्वेश्चन गलत हो जाता है कि अरे इसमें एक आधे मोल लिखल था, तो आधा मोल के लिए ये फॉर्मूला आप दिमाग में रखेंगे, पर मोल लिखता है तभी ये लगता है, क्योंकि मोलर है तो पर मोल ही लिखता है नोमेरिकली, लेकिन पर मोल नहीं लिख करके फलाना ग्राम लिख दिया है, तो उसको मोल में चेंज करके उसको जगह देना होगा, नहीं तो पूरी बात ही खत्म हो जाएगी, है ना। 50 जो आ रहा है 5 हो जाएगा, 10 मोल रहा तो ठीक है। तो डेल्टा यू बाई डेल्टा टी क्या, अब इस बात को समझ लिए, यदि डेल्टा यू लिख दिए तो भी लिखने की जरूरत नहीं है, और एक मोल लिख दिए तो ये एम लिखने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। सब बात दिमाग में जाएगा, तब आप लिख सकते हो कि डेल्टा यू बराबर सी डेल्टा टी। नहीं लिख सकते, इंटरनल एनर्जी का चेंज डेल्टा यू बराबर सी डेल्टा टी, पूरा बात लिखना है तो डेल्टा यू बराबर एन सी डेल्टा टी। क्या सी, सी कौन वाला है भाई, आ गया पूरा। हम्म, सारी बात आ गई उसकी इसमें। तो ऐसे भी लिखा मिलेगा, ऐसे भी फार्मूला मिलेगा, ऐसे भी मिलेगा, आपको एक फार्मूला कौन सा, तो आप क्यों इधर उधर होते रहते हैं, ये फार्मूला रखिए या ये रखिए, है ना। कि नंबर ऑफ मोल कहाँ लगाएं, दिमाग में नंबर ऑफ मोल आता ही नहीं, तो डेल्टा यू बराबर एन सी भी डेल्टा टी। और अभी अभी याद आ रहा है, एडियाबैटिक प्रोसेस में सुनते रहिएगा, थोड़ा सा एक बात याद आ गया, कर ही लेना है। क्यू बराबर फर्स्ट लॉ क्या था याद करिए, कृष्ण भगवान का नियम, डेल्टा यू बराबर क्यू प्लस डब्लू, तो डेल्टा यू बराबर डब्लू एडियाबैटिक प्रोसेस में। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में जब डेल्टा यू बराबर डब्लू होता है, देन वर्क डन बराबर एन सी भी इंटू डेल्टा टी नहीं होगा क्या, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये थोड़ा ना इसका फॉर्मूला वर्क डन का, वर्क डन बराबर एन सी भी इंटू डेल्टा टी, यही यही जो वेरिएशन हो जाता है ना, इतना ये दिमाग इधर उधर हो जाता है, चाहे एकदम नहीं हो, एक अक्षर को पकड़े रहिए आप, क्यों हो जाएगा। सब कुछ तो यही से हुआ है, वॉल्यूम को कांस्टेंट किया, वॉल्यूम कांस्टेंट किया, इंटरनल एनर्जी के बराबर हो, इंटरनल एनर्जी के बराबर हो गया। अब इसको थोड़ा यहीं से डिफाइन भी कर देते हैं, मोलर हीट कैपेसिटी को, इंटरनल एनर्जी चेंज पर मोल पर केल्विन कॉल्ड एज मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। क्या लिखिए ना,
हो गया? हो गया? कोई दिक्कत है? वर्गन का नया फार्मूला मिला है, एडियाबैटिक प्रोसेस में ही लगेगा, एन सी बी इंटू डेल्टा टी। लगाना कब है? जब प्रोसेस एडियाबैटिक, चूंकि एडियाबैटिक पहले होगा तभी डेल्टा यू बराबर डब्ल्यू होगा, है ना? ये हर जगह पे तो नहीं होता क्या? आइसोथर्मिक होता है तो डेल्टा यू ही जीरो हो जाता है, आइसोकोरिक होता है तो डब्ल्यू ही जीरो हो जाता है। इसलिए ऐसा नहीं कि आइसोकोरिक में आइसोबैरिक में कहीं पर आप ये लगा दोगे तो फर्म क्वेश्चन बन जाए। ये लगेगा तभी जब प्रोसेस कैसा होगा, एडियाबैटिक। तो मोलर हीट कैपेसिटी को लैंग्वेज वाला डिफिनेशन क्या दें? चेंज, हम्म, ये सब लैंग्वेज में रहता है। इंटरनल एनर्जी चेंज, इंटरनल एनर्जी चेंज of 1 mole of substance when its temperature changes through 1 unit, changes through 1 unit, called as molar heat capacity. Called as CP. तो हीट कैपेसिटी को ही पकड़ के रखना है, क्यू बाई टी तो हो ही गया, मोलर लगा दिया तो एक नंबर ऑफ मोल ले लेंगे, कांस्टेंट वॉल्यूम रहेगा तो इंटरनल एनर्जी बन जाता है। हो गया ना? molar heat capacity at constant pressure, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। देखो हीट कैपेसिटी बराबर हो रहा था फॉर्मूला Q बाई डेल्टा टी, मोलर हीट कैपेसिटी बराबर फॉर्मूला Q बाई N इंटू डेल्टा टी, है ना? सिर्फ ये ऐसे ही प्रैक्टिस कर लोगे ना, भूलोगे नहीं। मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर तो Q एट कांस्टेंट प्रेशर N इंटू डेल्टा टी। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ और इंथैल्पी का फॉर्मूला जो है उससे हम लोग देख चुके हैं कि
Q at constant pressure P बराबर इंथैल्पी चेंज, है ना। तो ये Q बराबर डेल्टा H, अब ये यहाँ पे पुट कर देंगे, क्या करेंगे, डेल्टा H ला देंगे। तो सी एम पी इज इक्वल टू डेल्टा H बाई N इंटू डेल्टा T, क्या आने की मोलर हीट कैपेसिटी इंथैल्पी चेंज पर मोल पर केल्विन को कहते हैं, क्या। तो इंथैल्पी चेंज फॉर 1 मोल ऑफ सबस्टेंस थ्रू, थ्रू नहीं, फॉर लिख देते हैं, फॉर 1 यूनिट change in temperature called as Cp, that's all, है ना। मोलर हटा देंगे वहां से, खाली Cp लिखेंगे तो डेल्टा H बाई डेल्टा T लिख देंगे। नंबर ऑफ मोल को हमने एक लिया हुआ है, क्या। तो डेल्टा H बराबर आप लिख सकते हो ना Cp इंटू डेल्टा T, और पूरा डेल्टा H बराबर हम लोग लिख सकते हैं NCp इंटू डेल्टा T। हम्म, ई चलिए, अब फिजिकल में क्या बाकी है। पी ब्लॉक का है, पीटी शुरू कराती ना रे। अच्छा, 1-2 घंटा पढ़ा दे।
भी चल जाइएगा कि। तो देखिए दो फार्मूला, डेल्टा एच बराबर ये आ गया और डेल्टा यू बराबर क्या आ गया, एन सी बी इंटू डेल्टा टी, है ना। Yeah, आया था। अब नाउ रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीबी, रिलेशन बिटवीन लिखा था सीपी सीबी है, लेकिन केमिस्ट्री में साथ में मोलर रहता ही है ना, मतलब मोलर रहेगा। एक मोल के लिए लिखने का मतलब है, एक मोल के लिए लिखेंगे तो क्या लिखेंगे। ठीक है, अपने पास इक्वेशन आया हुआ है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, इंथैल्पी वाला इक्वेशन आज कीजिए। डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी था ना। एन तो एक मोल ले लेना है सबसे पहले, क्योंकि सब मोलर है। ठीक है, तो डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू, और सबस्टांस यदि एक ही मोल है तो बदलाव कहाँ पे जाएगा, टेम्परेचर पे जाएगा। अब डेल्टा एच बराबर हम लोग अभी पढ़े हैं, ऐसे नहीं ऐसे पढ़ेंगे, डिवाइड दिस इक्वेशन बाई डेल्टा टी, बस इतना सा काम। तो ये हो जाएगा डेल्टा एच बाई डेल्टा टी, डेल्टा यू बाई डेल्टा टी प्लस आर डेल्टा टी बाई डेल्टा टी। देखो तो क्या कटेगा। डेल्टा एच बाई डेल्टा टी को क्या कहते हैं, बोला जाता है फट से, इंथाल्पी चेंज पर यूनिट टेम्परेचर, सीपी। डेल्टा यू बाई डेल्टा टी क्या कहते हैं, मतलब कि जबरदस्ती लिख रहे हैं यार। एक मोल डेल्टा एच बाई डेल्टा टी बोलना चाहिए। देखिए एक मोल डेल्टा यू बाई डेल्टा टी, तो इसको लिख देते हैं सीपी, दैट इज सीपी। इसको लिख देते हैं सीबी, और ये तो कट ही गया, बराबर अरे बराबर सी बी प्लस आर, ये तो साफ क्या, दैट इज सी पी माइनस सी बी इज इक्वल टू, और सी पी माइनस सी भी बराबर एन आर, है ना। ये तो एक मोल ले लिए थे तब ना इनको हटा दिए थे, है ना। हमारा तो इस पर भी ध्यान रहना चाहिए। देखो फिजिक्स में इस पर ध्यान नहीं रखते, लेकिन हम तो ध्यान रखते, क्योंकि जैसे ही कह दिया 2 ग्राम है, नंबर ऑफ मोल बिना निकाले यदि आंसर कर दीजिएगा तो गलती तो है, तो जानबूझ के गलती हो जाएगा। थोड़ा सा इस पे ध्यान दीजिए। सी पी माइनस सी भी बराबर आर।
हो गया, लिख दिए। Cp माइनस Cv बराबर R, यानी मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम बराबर R। R का वैल्यू 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। ये सब यही पर मोल है, तो नंबर ऑफ मोल एक रहेगा तो कोई बात नहीं। या इसमें कभी कभी 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन का भी इस्तेमाल करते हैं, ज्यादातर इसमें कैलोरी वाला रहता है सब। ठीक है, सीपी का कुछ वैल्यू होता है मोनो एटॉमिक गैस डाई एटॉमिक गैस का, है ना, और सीपी के रेशियो को एक क्वांटिटी कहते हैं, दैट इज गामा। तो थोड़ा सा देख लेंगे सीपी का वैल्यूज। देखो इसका नाम ही गामा, गामा द रेशियो ऑफ Cp to that of Cv called as गामा। लिखे हैं भाई, मॉडुलस जैसे निकालते हैं ना किसी का स्ट्रेस बाई स्ट्रेन, है ना, तो ये कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं, जैसे मॉडुलस निकाला जाता है किसी भी चीज का, स्ट्रेस बाई स्ट्रेन, पुल बटा पुश, उसी तरह से सीपी बाई सीपी, दैट इज कॉल्ड गामा। ठीक है, और इसका जो है ना कुछ एग्जाम्पल से समझिएगा। फॉर मोनो एटॉमिक गैस Cv बराबर 1.5 R और Cp बराबर 2.5 R। ऐसे 3/2 5/2 लिखता है, लेकिन उसको याद तुम लोग से रहता नहीं किसका कौन कौन किस में चला जाता है? तो Cv बराबर 1.5 R, Cp बराबर 2.5। Cp माइनस Cv बराबर R तो आ ही जा रहा है। ठीक है, मोनो एटॉमिक गैस में जनरली हीलियम नियन आर्गन क्रिप्टन, हीलियम नियन आर्गन क्रिप्टन, ये सब गैस आते हैं। फॉर डायटोमिक गैस O2 N2 F2 Cl2 Br2 गैसियस स्टेट, Cv इज इक्वल टू 2.5 R और Cp इज इक्वल टू 3.5 R। डिफरेंस R का। ठीक है, ये भी निकाला जाता है मीन फ्री पाथ वगैरह लेके, शायद फिजिक्स में निकालते हो। फॉर पॉलीएटॉमिक गैस और हेटेरोएटॉमिक गैस, पॉलीएटॉमिक हेटेरोएटॉमिक O3 मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब गैस का Cv होगा 3R और Cp होगा 4R। है ना, इसको एक चार्ट वाले फॉर्म में याद रखिएगा। देखिए लिखने के लिए इसको 3/2R लिख सकते हैं भाई, इसको 5/2R लिख सकते हैं, इसको 5/2R लिखेंगे, इसको 7/2R लिख सकते हैं। जिस फॉर्मेट में आपको याद रहता है वही अच्छा है।
और कोई बात नहीं। क्या? गामा फॉर मोनो एटॉमिक, तो सीपी बाई सीपी, सीपी बाई सीपी, तो सीपी हो गया आपका 2.5 और सीपी हो गया 1.5। आर कट जाएगा, 5 बजे 25, 3 बजे 15, 5/3 1.66 आ जाएगा। गामा फॉर डायटोमिक गैस सीपी बाई सीबी है ना, सीपी है 3.5R और सीबी है 2.5R। आर से आर कटेगा, 7 बजे 35 और 5 बजे 25, 1.4 बाई गामा पॉली एटॉमिक, अगेन सीपी बाई सीबी 4R/3R that equal to 1.33 आणि 1.66 1.4 1.3 तो पूछता रहता है। हुआ तो मोनो एटॉमिक या डायटोमिक लिखा नहीं रहता है, सिर्फ O2N2 जो लिखेगा ना उसी से हम लोग को समझ जाना है। बदलें कुछ थोड़ा फार्मूला से प्ले करते हैं, प्ले विथ फार्मूला से क्वेश्चन भी देखेंगे। Cp माइनस Cv बराबर R, क्या दिक्कत है? दिक्कत है क्या? जरा देखना तुम लोग, हम कुछ कर नहीं रहे। Cp बाई Cv माइनस Cv बाई Cv बराबर R लिख सकते हैं, लिख सकते हैं।
सीपी बाई सीबी को कहते हैं -1 बराबर आर बाई सीबी, यानी कि आर इज इक्वल टू गामा -1 इंटू सीबी। बताइए तो गैस कांस्टेंट का क्या हाल है? नहीं, समस्या तो ये है कि पीवी बराबर होता है एनआरटी, और जहां पे प्रेशर इनटू वॉल्यूम का मतलब बताए थे वर्क, बताए थे नहीं बताए थे क्या? तो वर्क डन इज इक्वल टू जब आर होता है, इफ वर्क डन इज इक्वल टू आर, नहीं होता क्या? अरे यही तो चैप्टर स्टार्ट किए थे। तो बताओ वर्क डन इज इक्वल टू गामा -1 इंटू सी भी नहीं होगा क्या? सब साइलेंट किलर फॉर्मूला है, चुप्पे चाप जान मार देता है। अब इसमें क्वेश्चंस में कुछ नहीं दिया हुआ वर्क डन पूछ रहा है, कुछ नहीं दिया हुआ वर्क डन पूछ रहा है, बच्चा तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट खोज रहा है, दिया हुआ तो कुछ नहीं है वहां पे। गामा आपको देगा नहीं, चूंकि गैस का नाम दे देगा, मीथेन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड, क्या एगो बात लिखल रहेगा कि इसका मोलर हीट कैपेसिटी इतना है, गामा देगा नहीं, प्रकटन निकालिए। समझ में आ रही है बात? तो प्रकटन का फॉर्मूला है गामा -1 इंटू सी। बल्कडन इज इक्वल टू एक्चुअली में एन आर डेल्टा टी होता था, याद करो। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं एन आर डेल्टा टी बराबर गामा -1 इंटू सीबी। ये तो एक मोल ले लिए थे, 1 यूनिट टेम्परेचर था तब ना डब्ल्यू बराबर आर था, यानी कि है ना, ये चाह रहे हैं कि आर इज इक्वल टू, यदि पूरी तरह से ये लिखा रहे बाई गामा -1 इंटू सी बी बटा एन इंटू डेल्टा टी, तो समस्या नहीं होनी चाहिए। दैट इज ऑल्सो इक्वल टू, ये है पूरा फॉर्मूला। यदि क्वेश्चंस में नंबर ऑफ मोल और टेम्परेचर भी बदले, है ना, ये भी फॉर्मूला है, ज्यादा कारगर फॉर्मूला ये है, आजकल सवाल इससे आ रहा है, लेकिन पूरा ये, हाँ 1 मोल और 1 यूनिट टेम्परेचर होगा तब बन जाएगा ये n बराबर 1 मोल और डेल्टा टी बराबर 1। तो इसको लोग क्वेश्चंस में आते ही तब देखते हैं, हम इसको फॉर्मूला से पहले देख रहे हैं, है ना। क्वेश्चंस आएंगे ऐसे वाले तो बस जो है वो करना है, लेकिन दिमाग में रखना पड़ेगा, और दिमाग में सीपी माइनस सीवी बराबर आर ही रखना है, ये सब कुछ रखना नहीं है, ये सब से उलझ जाएगा दिमाग। एक आध गो ऑप्शंस में ऐसे दिखाई दे रहा है गामा -1 इज इक्वल टू, कौन सही है? तो गामा -1 इज इक्वल टू सही है या आर बाई सी बी या डब्ल्यू बाई सी बी, ये सब क्वेश्चन है, ये होगा कि होगा नहीं, यहाँ पर जितना टर्म है 1 2 3 4 5 क्वेश्चन है, कि गामा -1 बराबर पूछ रहे हैं तो आर बाई सी बी लिख सकते हैं, आर के जगह बगडन लिख सकते हैं,
आर और वर्कडन में रिश्ता है यही कि यदि n बराबर 1 मोल हो और टेम्परेचर 1 मिनट हो, तो क्वेश्चन का लैंग्वेज ही रहता है फॉर 1 मोल ऑफ ए गैस 1 यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। यही सब जो हिडन बात रहता है ना, वो एट एग्जामिनेशन टाइम में हीट नहीं करने की वजह से थर्मोडायनामिक्स का क्वेश्चन इधर उधर हो जाता है। जानते तो थे, पढ़े तो थे सब, लेकिन पता नहीं कब पूछा था। ये सब ध्यान में रखना है, ये सब ध्यान में रखना है, वही चीज है लिखो। नाउ एडियाबैटिक वर्क डन पढ़े, एडियाबैटिक वर्क डन। एडियाबैटिक वर्क डन का चर्चा थोड़ा पहले हुआ है। और दिखा के चले, देखिए एडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क डन इज इक्वल टू NCV इंटू डेल्टा टी। नहीं, तो एडियाबैटिक वर्क डन W इज इक्वल टू NCV इंटू डेल्टा टी। n बराबर 1 मोल, जो कॉमन लैंग्वेज है, W बराबर CV इंटू डेल्टा टी। ऑल्सो हम लोग पढ़े हैं वर्क डन बराबर माइनस P डेल्टा V, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ये तो बिना कंडीशन का फॉर्मूला ना वर्क डन का, एडियाबैटिक आइसोबारिक आइसोकोरी सबसे कोई मतलब तो है नहीं इसको। तो क्या लिख दें बचवा, माइनस P डेल्टा V बराबर CV इंटू डेल्टा टी, इरिवर्सिबल। नहीं, यही कह दे कि प्रोसेस रिवर्सिबल है, फिर लपड़ा पड़ जाएगा। सुनिए, एडियाबैटिक रिवर्सिबल वर्क डन क्या होगा, तो कहेंगे सर होगा माइनस P डेल V बराबर CV इंटू डेल टी। और डेल जब लग गया, दोनों में से कोई सॉल्व होगा नहीं, डायरेक्टली घटा के होगा क्या। तो क्या करना पड़ेगा, इस डेल V को V के टर्म में डिफरेंशिएट करके इंटीग्रेट करना होगा V1 से V2 तक। इस T को भी इंटीग्रेट करना होगा, चूंकि PV बराबर nRT, n 1 मोल है ना, PV बराबर RT, P बराबर RT बाई V। ठीक है, तो माइनस RT बाई V डेल V बराबर CV इंटू डेल टी। सुनते रहना, थोड़ा सा दिमाग लगेगा। माइनस RT बाई डेल V, अब ऐसे लिख देते हैं, डेल V बाई V बराबर CV इंटू डेल टी, माइनस R डेल V बाई V बराबर CV इंटू डेल टी बाई टी। लिख सकते हैं क्या, टी जाके उधर गुना ही तो होगा, है ना। अब क्या करें, वॉल्यूम के टर्म में और इसको टेम्परेचर के टर्म, माइनस R
डेल वी बाई भी इंटीग्रेट कर देंगे V1 से V2 तक, बराबर सी बी इंटू डेल टी बाई टी इंटीग्रेट कर देंगे T1 से T2, जिसका सॉल्यूशन ln होता है, ln V2 बाई V1, क्या माइनस आर ln V2 बाई बराबर सी बी इंटू ln T2 बाई टी। लिखो लिखो, अरे लॉग होगा 2.303 लॉग होगा और क्या, ln लॉग में तो रिश्ता इतना ही है ना जी, लॉग बेस ई को कहते हैं ln, और ln बराबर होता है 2.303 लॉग बेस 10, यही तो इसमें और क्या है? लिखे, लिखे, तो आगे बढ़ाते हैं क्या, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है।
-1 उठो यहाँ पे लगा हुआ दिखाई दे रहा है। एल एन को V1/V2 करते बदल जाएगा, माइनस खत्म हो जाएगा, उधर इधर करने की कोई जरूरत है क्या? एल एन V2, अच्छा माइनस ले लेते हैं इस बार, दूसरा काम करना है। CV/R एल एन T2/T1। CV/R कुछ आया था, CV/R कुछ आया था, पहले से ही सब तैयारी की है। R/CV बराबर गामा-1 क्या? तो उधर लेके चल जाते हैं, इधर काहे के लिए उल्टा करें। हालांकि 1/गामा-1 लिख ही दे सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो हम लोग पढ़े हैं कि गामा-1 बराबर R/CV होता है। गामा-1 बराबर R/CV, ठीक है। यदि R इधर रहता और CV इधर लेके जाते तो बात खत्म था। तो क्यों ना वही करें, काहे के लिए 1 लिख के आपको ज्यादा टेंशन दें, है ना? वही करते, -R/CV ln V2/V1 बराबर ln T2/ लिख सकते हैं। अब माइनस हटा देते हैं, इस बार माइनस हटा देंगे तो क्या करना पड़ेगा हमको, R/CV ln V1/V2 बराबर ln T2/T, क्या R/CV को क्या लिख दें, गामा-1 ln V1/V2 इज इक्वल टू ln T2/T1, और वी कैन राइट ln T2/T1 बराबर गामा-1 उल्टा कर रहे खाली ln V1/V2। पढ़े हैं हम लोग log 10 to the power x बराबर x log 10, तो ये x log 10 के रूप में है, तो log 10 to the power x कर देते हैं, यानी V1/V2 का पावर गामा-1 कर देते हैं क्या? तो ln T2/T1 ln T2/T1 ln T2/T1 बराबर ln V1/V2 पावर गामा-, कुछ समस्या है क्या? अब ये ln काट देते हैं, या 2.303 लॉग लेकर के दोनों तरफ बराबर करके काट देते हैं क्या? इसका तो यूज कर ही लिया, अब क्या करेंगे इसमें। हो गया बजवा?
है ना। अगली बार लिख दें क्या, लिख दें T2/T1 बराबर V1/V2 पावर गामा -1। ये है एडियाबैटिक प्रोसेस में टेम्परेचर वॉल्यूम का रिश्ता, है ना, रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड वॉल्यूम इन एडियाबैटिक प्रोसेसेस फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस। एक्चुअली में बात खत्म नहीं हुआ यार, बात तो शुरुआत हुआ ना। V1/V2 पावर गामा माइनस, यही था ना। सुनना थोड़ा, गामा का वैल्यू 1.66 हो सकता है, गामा का वैल्यू 1.4 हो सकता है, गामा का वैल्यू 1.3 हो सकता है, 33, यही ना हो सकता है गामा का वैल्यू। ये मोनो एटॉमिक गैस के लिए, डायटॉमिक गैस के लिए, पॉली एटॉमिक गैस के लिए हो सकता है या नहीं बताओ। गामा यदि हम रख देते हैं तो बचेगा क्या, 0.66, 0.4, 1 के बराबर तो नहीं ना, 1 के बराबर तो नहीं ना। तो जब प्रेशर वॉल्यूम का वर्कडन जब हम लोग ग्राफ खींचते हैं ना, तो आपका मोस्ट वेटेड क्वेश्चन होता है कि सर ई वाला आइसोथर्मिक कि ई वाला एडियाबैटिक, कौन आइसोथर्मिक कौन एडियाबैटिक। ये एक महान क्वेश्चन होता है जो सब बच्चा पूछता है, लेकिन डायरेक्टली जवाब नहीं दे सकते बिना इतना कर्म किए। अब बोलिए, आइसोथर्मिक प्रोसेस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल जो भी है पावर 1 है, लेकिन एडियाबैटिक में पावर 1 नहीं है, पावर 0.66 है, 0.4 है, 0.3 है। बताओ कौन आइसोथर्मल होगा, कौन एडियाबैटिक होगा। ऊपर वाला आइसोथर्मल, नीचे वाला क्यों होगा, समझ आया, क्यों होगा समझ आया। प्रेशर वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो है, रहता ही है, लेकिन जब आइसोथर्मल में वो एक पावर पे डिपेंड कर रहा है, तो यहां 0.66 कम से कम पावर पे डिपेंड कर रहा है। तो जो भी चेंजेज होगा 0.66 पावर से न चेंज करेगा, जो कि 1 से कम है, क्या कम रहेगा हमेशा एडियाबैटिक, ये आइसोथर्मल है ना। तुम तो रट्ठी की सोची थी ना कि अच्छा ये इसे होता है, लेकिन हम आपको भी बताए जिसमें कारण बताए। टेम्परेचर वॉल्यूम का ग्राफ भेज देंगे, सब में यही रिश्ता होता है ना। अब टेम्परेचर वॉल्यूम का जो रिश्ता था पहले से, उस रिश्ते को नहीं कहते, ये है रिलेशन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। प्रेशर वॉल्यूम का नहीं, टेम्परेचर वॉल्यूम का लिखें इन एडियाबैटिक प्रोसेस। है ना, टेम्परेचर से इसलिए वो दिखा करके बताए कि वहां पे भी कांस्टेंट टेम्परेचर पे ग्राफ खींचते थे ना, आइसोथर्मल, है ना। तो आइसोथर्मल और एडियाबैटिक में कंपैरिजन कीजिएगा तो टेम्परेचर है ना, तो टेम्परेचर वॉल्यूम को इफेक्ट करता पावर 1 से। प्रेशर और वॉल्यूम के लिए प्रेशर को कुछ कह नहीं रहे हैं हम टेम्परेचर को कह रहे हैं कि टेम्परेचर आइसोथर्मल
प्रोसेस में पावर 1 पे जो भी वॉल्यूम का इफेक्ट था वो करता, लेकिन टेम्परेचर यहाँ वॉल्यूम का इफेक्ट गामा -1 से कर रहा है, और गामा -1 कभी 1 के बराबर नहीं हो सकता। ठीक है, ऐसे नहीं कि सर पढ़ाए थे टेम्परेचर वॉल्यूम ग्राफ बनाए प्रेशर वॉल्यूम, छोटा बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे पे भी गामा बराबर कांस्टेंट होता है, आप चाहो तो निकाल सकते हो, प्रेशर वॉल्यूम का अलग है तो एक वो ग्राफ आएगा। ठीक है, आइसोथर्मल एडियाबैटिक का पहचान यहीं से होगा। अब जैसे पीवी बराबर इन आर टी है, लोग कुछ कर ही देते हैं, और एक छोड़ देंगे आपके लिए भी। तो बाबू T2 V2 V बराबर क्या लिख दोगे बताओ? आर टी बाई पी लिखोगे ना? तो जरा देखो T2 बाई T1 बराबर V1 के जगह पे हम लिख रहे हैं RT1 बाई P1। ठीक है, पीवी का रिलेशन नहीं दूसरे रिलेशन निकलेगा, चलिए ठीक है। और V2 के जगह पे लिखेंगे RT2 बाई P2, क्या पावर गामा -1। बोलो लिखा हुआ है तो क्या दिक्कत है? अरे V बराबर यहाँ भी था, V बराबर RT बाई P होता है, तो RT1 बाई P1, और V2 के जगह रखे RT2 बाई P2। इक्वेशन 1, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। तो T2 बाई T1 बराबर R से R कैंसिल, T1 P2 P1 T2 पावर गामा -1। यहाँ नहीं कुछ है तो पावर बने, जरा देखना T2 पावर 1 P1 गामा -1 T2 गामा -1 बराबर T1 पावर 1, ये T1 पावर 1 T1 पावर गामा -1 P2 गामा -1 लिख सकते हैं। गामा -1 आई +1, खाली गामा बच जाएगा, तो P1 गामा -1 T2 बराबर कट गया T1 गामा P2 गामा माइनस, एक रिश्ता था ये भी आया प्रेशर टेम्परेचर का एडियाबैटिक प्रोसेस में। रिलेशन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड प्रेशर इन एडियाबैटिक प्रोसेस। एडवांसो देना रहता है, इसलिए इग्नोर करके खत्म नहीं कर दीजिएगा, वही नहीं आता है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम आजकल के बच्चों में तो ये भी है, जरा सा उलझा ऐसा नहीं आता है, जो हम जो सोचते हैं वही आता है। तो क्या है मतलब से आउट ऑफ सिलेबस थोड़े ना, वहीं पे एक दो बार खाली घर पे जाके इसका प्रैक्टिस कर लेना, डेरिवेशन का प्रैक्टिस। नहीं आए तो बढ़िया है, लेकिन आ जाए तो छोड़ेंगे क्यों? नहीं थोड़े ना आता है, प्रैक्टिस से ही आसानी लगेगा। हाँ थोड़ा कम आता है, ये दिखेगा एडवांस वाला परीक्षा में दिखता है। वो गामा उमा करके बुतरू को ले दे के साफ कर देता है ना, सवाल का ही नहीं बनता है। 4 को 5 को सवाल में एडवांस कैसे हो रहा है? यही वजह से हो रहा है। 10 नंबर कट ऑफ रहता है एडवांस पर सब्जेक्ट, 360। 10 नंबर कभी इस साल थोड़ा बढ़ा है, अभी कोरोना में 5 नंबर था, इस साल बढ़ के 30 नंबर एडवांस का, कोरोना में 5 नंबर था।
पर पेपर। तो सारे पेपर में पास करना होता है, फिजिक्सों में होता है, मैथों में होता है, केमिस्ट्री में भी होता है, लेकिन कट ऑफ 360 में 30 होता है, 10%। मतलब 5 को 6 क्वेश्चन। क्वेश्चन रहता है 50-60 को से कम नहीं, कभी 56, कभी 60, कभी 68, कभी 62। नहीं भाई, टिक लगाना रहता है, रिटर्न का। 5 तरह का क्वेश्चन रहता है, 5 तरीके का। हाँ, 5 तरीके का क्वेश्चन होते हैं उसमें। अभी तक इरफान से एक पेपर नहीं देखा, यही सब गलती कर रहा है। देखे आज देख, 5 टाइप ऑफ क्वेश्चन रहता है, जिसमें मैट्रिक्स मैच रहता है, मोर देन वन का ऑप्शन रहता है ना। एक ऑप्शन करेक्ट वाला भी रहता है, सर्सन रीजन वाला भी रहता है। सुनो, एक और कुछ कर दें। अब गामा मारेगा, V1/V2 बराबर गामा -1। अब टेम्परेचर को प्रेशर के टर्म में ले लेते हैं। सिंस PV बराबर RT, तो TB बराबर PV/R। पुट द वैल्यू ऑफ T इन इक्वेशन 1। ये पहले भी इक्वेशन 1 ही बनाए थे इसको। T2 के जगह पे बाबू P2V2/R लिख देते हैं। T1 के जगह पे P1V1/R लिख देते हैं, बराबर V1/V2 पावर गामा माइनस RR कट जाता है। P2V2/P1V1 बराबर V1/V2 पावर गामा माइनस। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। P2V2 इंटू V2 गामा -1 बराबर P1V1 इंटू V1 गामा -1। अब ये हो गया P2V2 1 प्लस गामा -1 बराबर P1V1 1 प्लस गामा -1, यानी P2V2 गामा बराबर P1V1 है ना, और P1V1 गामा बराबर P2V2 गामा, और P1V1 P इंटू V गामा, P इंटू V गामा इज इक्वल टू, है ना। ये देखो एडियाबैटिक प्रोसेस का पॉइंट लग क्या कर रहा है, ये कहना चाह रहा है कि नहीं V का पावर गामा होता है, यानी वॉल्यूम जितना घटता बढ़ता है उससे ज्यादा घटता बढ़ता है, उससे ज्यादा घटता है ना। चूंकि 1.66 के पावर से घटेगा, 1.44 के, 1.33 के एडियाबैटिक प्रोसेस में यदि हीट कांस्टेंट कर देते। सब क्वेश्चन था।